आज हम भारत में किस तरीके से वाइल्ड लाइफ कंजर्व करते हैं और हमारी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की क्या हिस्ट्री रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे स्टेट ने, हमारे देश ने एक बहुत इफ़ेक्टिव एक्ट 1972 में एक्ट किया जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। फिर भी हमारी कई ऐसी स्पीशीज़ दिन प्रतिदिन उनकी संख्या कम होती जा रही है, चाहे वो टाइगर हो चाहे और कोई प्रजातियां हों। अगर मैं आपको कुछ स्लाइड दिखाना चाहूँगा, कुछ चर्चा करना चाहूँगा कि आज से करीब 200-300 साल पहले की बात करते हैं तो पहले हमारे जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की हिस्ट्री या वाइल्ड लाइफ के बारे में सिर्फ बंदूक की नाल से लिखा गया। यानी अर्ली लिटरेचर जो पहले टाइगर का था जो सिर्फ हंटिंग स्टोरीज के रूप में था, ना कि उनके कंजर्वेशन के रूप में। चाहे वो उस समय के ओल्ड शिकारीज रहे हों, चाहे वहाँ उस समय के ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स हो, सिविल सर्वेंट्स रहे हों, चाहे उस टाइम के रूलर्स रहे हों, उन्होंने जितना भी वहाँ उस समय वन्य जीवों के बारे में लिखा या नेचर के बारे में लिखा, उस समय सिर्फ वो हंटिंग के ज़्यादा दौरान ही वो किया करते थे। और उसमें मैक्सिमम टाइम उसमें यही लिखा जाता कि उन्होंने उस समय उस पर्टिकुलर यात्रा में, उस पर्टिकुलर हंटिंग सीजन में कितने टाइगर मारे या कितने जानवर मारे, उसमें बहुत ज़्यादा वो प्राउड फील करते थे। इनफैक्ट अगर किसने कहा तो इनफैक्ट द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ टाइगर एट दैट टाइम वाज स्टडीड ओनली थ्रू द बैरल ऑफ द गन। बट अब समय आ गया है, लोग नेचुरल हिस्ट्री को कलम से स्टडी कर रहे हैं। हमारे बहुत पुराने एक फॉरेस्ट ऑफिसर रहे हैं मिस्टर सांखला, जिन्होंने लिखा है कि 1950s और 60s के बीच में हमारे देश की टाइगर टूरिज्म इंडस्ट्री ने करीब 3000 टाइगर्स मार दिए एक ट्रॉफीज के रूप में, टाइगर ट्रॉफी के रूप में। कई ऐसी पुरानी एक जो लिखी हुई एक फैक्ट्स हैं उसे बताते हैं। गॉर्डन कमिंग ने 1872 ने करीब 73 टाइगर सिर्फ मात्र 1863 और 1864 के बीच में मार दी, यानी एक साल में नर्मदा की वैली के पास। इसी तरीके से कैप्टन फॉर्सिथ ने अपने समय में 21 टाइगर्स मारे थे एक महीने के अंदर यूपी के टाइम में। ये कहानी, ये सारे के सारे कोर्स हमें हिस्टोरिकल बुक्स में मिलते हैं। उसी तरीके से किंग जॉर्ज V और उसकी पार्टी ने करीब उसके साथ जो लोग थे 39 टाइगर 11 दिनों में नेपाल में मारे थे। ये लिखा है स्मिथीज ने अपनी किताब में 1942 में। ऐसे ही कर्नल विलियम राइस ने करीब 1857 में करीब 158 टाइगर्स और उसके बच्चे भी राजस्थान में विभिन्न समय में 1850 और 1854 के बीच में मारे। ये सारी की सारी फाइंडिंग्स, सारे के सारे फैक्ट्स हमारे ओल्ड जो शिकारी जो बुक्स थी या शिकार के बारे में हंटिंग बुक्स, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से कई ऐसे फैक्ट्स मिलते हैं कि पहले सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमारे देश के जंगलों में, हमारे देश के जहाँ पर टाइगर हैबिटेट थे, टाइगर्स को मार के ही वहाँ पर एक अपने आप में टूरिज्म था, अपने आप में गेम थी जिससे हमारे हजारों टाइगर्स मारे गए थे। पहले इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी पहले कहा जाता था, जब टाइगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं था, जब टाइगर को शूट नहीं किया जाता था, वो बैन नहीं था, पहले बोलते थे कि कस्टम कि फॉरेस्ट ऑफिसर पहली पोस्टिंग में टाइगर को किल करे। तो जिसने टाइगर किल करता था उसको अच्छा ऑफिसर माना जाता था उस समय। लेकिन बाद में समय चेंज होता गया। इवन दी देन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट MD चतुर्वेदी कहा करते, एक वेरी सेलिब्रेट टाइगर हंटर रहा है, बोलते थे शूट योर फर्स्ट टाइगर इन योर फर्स्ट ईयर। बट दोज वर द ओल्ड डेज, बहुत पहले की बात है। अब समय बदल चुका है। इवन अगर आप किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग में, किसी पैलेस में, चाहे उदयपुर हो चाहे जयपुर हो या किसी भी पैलेस जाते हैं, तो आपको वहाँ पैलेस या वहाँ के किसी हिस्टोरिकल प्लेसेस में आपको कुछ ऐसी पेंटिंग्स मिलेंगी जिसमें पेंटिंग्स में हंटिंग करते हुए, चाहे टाइगर की हंटिंग हो, चाहे वहाँ पर भालू की हंटिंग हो, उसको हंटिंग करते हुए वहाँ के रूलर्स की फ़ोटो दिखाई देती हैं। चाहे ऐसी फ़ोटोज मिलेंगी आपको जिसमें टाइगर की ट्रॉफी के साथ, टाइगर किल के साथ अपने आप को फोटोग्राफ करवाते हुए भी बड़े शान के साथ ये मिलते थे, क्योंकि उस समय इसको प्राउड फील किया जाता था। ये उस समय की बात है जब टाइगर शूटिंग पे बैन नहीं था। लेकिन अब ये टाइगर शूटिंग बैन हो चुकी है। और यहाँ तक कि यही नहीं, अपने महलों में, अपनी जगहों पे, अपने किलों में और अपने दुर्ग में
कई जंगली जानवरों को, चाहे उसमें यहाँ तक कि घड़ियाल और मगरमच्छ, उनकी लड़ाई करवाई जाती थी, जानवरों की लड़ाई करवाई जाती थी, जो अपने आप में एक रिक्रिएशन माना जाता था। लेकिन ये धीरे धीरे ये चीज़ जो है, जब इंडिपेंडेंस के बाद जब अवेयरनेस बढ़ी, इस टाइगर की पॉपुलेशन कम हुई, वन्यजीव पॉपुलेशन कम हुई, तब धीरे 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 इस राष्ट्रीय आज राष्ट्रीय पशु है, इसको बचाने के लिए पहले इसकी शूटिंग को बैन किया गया और बाद में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारे यहाँ कंट्री में आया, तब जाके इसकी पॉपुलेशन बच पाई। तो वर्तमान में भी हालांकि टाइगर शूटिंग बैन हो चुकी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ चुका है, फिर भी अभी भी कहीं ना कहीं इसकी पोचिंग होती है या इसकी हंटिंग होती है। पोचिंग या तो होती है कोई अपना जो कुछ ऐसे ट्रेडिशन अपने कम्युनिटीज़ हैं, चाहे बावरिया और मोगियास हैं या कोई और भी कम्युनिटीज़ हैं, जो इसकी हंटिंग करते हैं और हंटिंग करके इसकी स्किन को, इसकी हड्डियों को और इसके सारे पार्ट्स को, चाहे दांत हो चाहे इसके क्लॉज हो, इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता है। जैसे और इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज़्यादा जो आवक है हमारे पड़ोसी देश चाइना में है, जो इसके कई पार्ट्स को एफ्रोडीजिया के रूप में यूज़ करते हैं। इसके कारण इस मार्केट कारण हमारे हमेशा टाइगर की पॉपुलेशन को हमेशा प्रेशर बना रहता है पोचिंग से। कई जगह ऐसे भी हम टाइगर की बात छोड़े, कुछ ऐसे भी हैं जहाँ सेक्रीफाइस भी किया जाता है एनिमल्स को। कुछ लोग अब फसल बचाने के लिए, मैंने देखा उदयपुर के एरिया में किसी आपके रैप्टर को मार के लटका देते हैं ताकि वहाँ के जो पैराकीट्स उनकी फसल को नष्ट ना करे। नॉट ओनली दिस, हमारे कई ऐसे देशों में अभी भी कई जगह बुश मीट हंटिंग देश के कई पार्ट्स में अभी भी की जाती है, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, चाहे हमारे हिल रीजन्स की बात करें, जहाँ पर अभी भी अवेयरनेस का प्रोग्राम थोड़े कम है, वहाँ पर हंटिंग की जाती है। आपको याद होगा कि अमूर फाल्कन जो हमारे हज़ारों में लाखों में हमारे देश में माइग्रेट करते हुआ आता था, उसकी पॉपुलेशन पे सबसे बड़ा प्रेशर था हंटिंग का नागालैंड के एरिया में। वहाँ किस तरीके से वहाँ पर हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टेट ने या वहाँ पर लोकल एनजीओस ने मिलकर उस अमूर पॉपुलेशन की हंटिंग को रोकने की कोशिश की। हमारे देश में कई जगह बुश मीट हंटिंग के तहत किस तरीके से तीतर की हंटिंग भी करते हैं, जिसको आपका टेबल के रूप में उसको मीट को खाया भी जाता है कई जगह। तो उस हंटिंग को रोकने के लिए हालांकि डिपार्टमेंट काम तो कर रहा है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से अवेयरनेस है हमारे कई ग्रामवासियों में, कई कम्युनिटीज़ में, वो अवेयरनेस और थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। मैं आपको कुछ ऐसा नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सुंदर जंगल हैं, इस बहुत प्रिस्टीन हैबिटेट है, लेकिन हम कई बार उन जंगलों में जो घूमते हैं, चाहे अरुणाचल के जंगल हो, चाहे नागालैंड के जंगल हो, चाहे मणिपुर के हो, वहाँ पर जंगल दिखते हैं, लेकिन उनमें बहुत कम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दिखती है, यानी कि अबंडेंस बहुत कम है, क्योंकि वहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर कोई ना कोई हंटिंग करता हुआ पाया जाता है। तो वहाँ पर हंटिंग को एक अपने कल्चर के रूप मानते हैं। हालांकि वहाँ पर धीरे धीरे अब अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन फिर वहाँ पर इतनी अवेयर नहीं है कि उसको बचाना आज की तरह पूरी तरह संभव है। इसलिए वहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स या सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स बढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ पर रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी चाहे हमारे वाइल्ड लाइफ है उसको बचाया जा सके। ये कुछ ऐसी स्लाइड्स हैं अगर आप देखें तो, जिसमें पूरी आपकी बायोडाइवर्सिटी दिखा रहे हैं वहाँ की, आपके नॉर्थ ईस्ट यानी अरुणाचल प्रदेश की, जिसमें वहाँ के लोग और किस तरीके से हंटिंग करते हैं। और यहाँ तक कि मैंने खुद मेन रोड पे लोगों को गुलेल से या बंदूक से हंटिंग करते हुए देखा है, और फिर बाद में डिस्प्ले भी करते मैं ये मार के ला रहा हूँ। इसका मतलब वहाँ पर सेंसिटाइजेशन बहुत कम है। एक ऐसे गांव में देखने का मौका मिला जहाँ पर हजारों पक्षी पूरे को मार के वहाँ पर लोकल हंटिंग करके एक रिचुअल की तरह वहाँ पर लटका के रखे थे, जिससे वहाँ के कुछ ऐसे भी जानवर देखने को मिले जो वैसे लाइव मेरे को देखने को नहीं मिले, लेकिन उनकी डेड बॉडी वहाँ देखने को मिलती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, जो हमारे वाइल्ड लाइफ पे जो प्रेशर है, चिड़ियों पे जो प्रेशर है, ये प्रेशर इसलिए है क्योंकि वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ को इसके बारे में, इसी कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस नहीं है, ना वो सेंसिटाइज्ड हैं। अगर बात करते हैं, कुछ लोग ये भी देखने को मिलता है कि कुछ लोग
कुछ चिड़ियाओं को, कुछ पक्षियों को पालने का शौक़ रखते हैं, उनको कैप्टिविटी में भी रखते हैं। हालांकि साइटीज़ ने कुछ बर्ड्स को बैन कर रखा है, जानवरों को इंटरनेशनल ट्रेड में, लेकिन फिर भी लोग उनको ट्रेड करके वहाँ पर अपने घरों में रखते हैं, जिससे इन पे थ्रेट बढ़ता जा रहा है। आप सबको मालूम होगा कि पोचिंग के अलावा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के अलावा या अपना बुश मीट हंटिंग के अलावा कुछ ऐसी एक ट्रेड है जिसको ट्रेड वाइल्ड लाइफ ट्रेड कहते हैं, पूरा इंटरनेशनल जो चलता है, वो उससे बहुत बड़ा थ्रेट है। तो उस थ्रेट को देखते हुए हमारे देश में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, चाहे कस्टम डिपार्टमेंट हो, चाहे आपके पैरा ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे बाकी अपने जो कस्टम ऑफिशियल्स हों, वो सारे मिलके किस तरीके से इस इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड की बात करें तो एक पुराना इंटरपोल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंगली वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग जो है करीब 10 से 20 बिलियन डॉलर्स साल में जनरेट होता है सिर्फ वाइल्ड लाइफ ट्रेड में। अगर 2002 की बात करते हैं कि इलीगल ट्रेड जो वाइल्ड लाइफ का है, दैट इज सेकेंड ओनली टू ड्रग ट्रेड, यानी उस समय 2002 में 10 बिलियन डॉलर की एक किसी ने आंका था इसके वाइल्ड लाइफ ट्रेड को। तो वाइल्ड लाइफ ट्रेड में इम्पॉर्टेंट जो हमारे आर्टिकल सब जानते हैं, जैसे आपका टाइगर स्किन्स, आइवरी है, हाथी दांत है, चाहे आपका गैंडे का सींग है, चाहे आपके कई बटरफ्लाइज हैं, चाहे बटरफ्लाइज के अलावा जो बाइल जो होता है हमारा जो भालू का वो है, ये सारे के सारे इंटरनेशनल मार्केट में इसका डिमांड रहती है। स्पेशली इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशन मैक्सिमम वो यूज़ करते हैं अपने एफ्रोडीजिया के लिए। तो इसके कारण हमारा हमेशा प्रेशर रहता है, यहाँ तक कि इंटरनेशनल अगर एयरपोर्ट्स में या दूसरे पोर्ट्स में कई बार शहतूत शॉल को भी पकड़ा लोगों ने, वहाँ सीज किया कस्टम ऑफिशियल ने। शहतूत शॉल जो बहुत एक जिसको कवर्टेड आर्टिकल है, उसको एक टिबेटन एंटीलोप के बालों से बनाया जाता है और ये टोटली बैन हो चुका है, लेकिन फिर भी जो पूर्व में इसकी जो स्मगलिंग हुई, कई ऐसे जानवर मर चुके हैं। अगर हम बात करते हैं इसके प्लांट्स की बात करते हैं तो एक आपने कभी नाम सुना, यासा गोम्बू एक प्लांट है जिसको कीड़ा जड़ी बोलते हैं या कैटरपिलर मशरूम बोलते हैं, जो हमारे हिमालयस में होता है, उसकी स्मगलिंग भी वहाँ पर होती है हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पे। और कहते हैं इससे क्या नुकसान होगा, इससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। जब भी ग्रामवासी इसको इकट्ठा करने के लिए कैंप करते हैं जंगलों के ऊपर, यानी अल्पाइन एरिया में जैसे बर्फ़ पिघलती है, ये मशरूम निकलती है और ये मशरूम एफ्रोडीजिया के रूप में चाइना में यूज़ होता है। और करीब 1 किलो इसको कैटरपिलर मशरूम बोलते हैं या यासा गोम्बू बोलते हैं, इसको 1 किलो करीब 5 से 7 लाख का इसी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है। और इसको इकट्ठा करने के लिए घुटनों के बल ग्रामवासी अल्पाइन मीडोज़ में चढ़ते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो बड़ी एक तिनका यूज़ करते हैं, इसको बीनते हैं। वो डेली अपने गांव से नहीं आ सकते, इसलिए उनको कैंप करना पड़ता है अल्पाइन एरियाज़ में। अगर पूरा का पूरा ग्राम, कई लोग वहाँ 100 से 200 लोग कैंपिंग करते हैं अल्पाइन मीडोज़ में, तो डेफिनेटली उनको वहाँ पर लकड़ी जलानी पड़ेगी। और अल्पाइन मीडोज़ आप भी जानते हैं लकड़ी होती नहीं है। अब जहाँ लकड़ी नहीं होगी तो वहाँ लोकल ड्वार्फ वेजिटेशन जुनिपर होती है, उसको काट के वहाँ पर जलाएंगे और जलाते भी हैं, तो आपके पूरा का पूरा एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे आने वाले समय में उस पूरा इकोसिस्टम उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए इसको बैन कर रखा है। ये एक हमारा इंटरनेशनल जो ट्रेड है वाइल्ड लाइफ ट्रेड, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कई बार बात करते हैं हम इसी से रिलेटेड इको टूरिज़्म की। हमारे मैक्सिमम टाइगर रिजर्व्स में हमारा टूरिज़्म स्टार्ट हो चुका है। टाइगर टूरिज़्म कहें या वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म कहें या वाइल्ड लाइफ सफारी कहें, तो हमारे पूरे एरियाज़ में चल रहा है। लेकिन वी नीड टू वेरी केयरफुल। हम इको टूरिज़्म कर रहे हैं कि इको टेररिज्म, ये हमें समझना भी है कि कितना प्रेशर हमारे एरियाज़ में होना चाहिए। ये मैंने पूरा थोड़ा सा आपको इस पूरा का पूरा अभी जो जितनी भी चर्चा की, ये पूरी मैंने चर्चा की कि हमारे देश में किस तरीके की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, किस तरीके से उसमें किस टाइप के प्रेशर्स हैं, चाहे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे पोचिंग है, चाहे वाइल्ड लाइफ ट्रेड है। लेकिन अब साथ ही में बात आती है कि हम उसको बचा कैसे रहे हैं। हमारे एक्ट में
हमारे संविधान में क्या प्रोविजन दे रखा है। बड़ा सिंपली आर्टिकल 48 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई करता है, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री। ये हमारा 48 है कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल स्पेसिफाई कर रखा है। दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। सिमिलरली 51A हमारा राइट, हमारा ड्यूटी बताता है सिटीजन के, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट and to improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures। ये हमारी ड्यूटी है। हम हमेशा बोलते रहते हैं, आप बोलते हैं, दुनिया बोलती है, सारे NGOs बोलती है कि प्रोटेक्ट करो, वाइल्ड लाइफ कंजर्व करो, बट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन आल्सो। ओके, तो इसके बेसिस पे, हमारे संविधान के बेसिस पे कई हमारे एक्ट्स बने, लेजिस्लेशंस हुए, जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, उसके बाद स्टेट्स ने अपने एक्ट्स बनाए। उसी तरीके से 1972 में बना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। उसी तरीके से हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट बना, जिसको बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे पास वाटर एक्ट है, हमारे पास एयर एक्ट है, हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल एक्ट है, इवन बायोडाइवर्सिटी एक्ट। इतने ज़्यादा हमारे पास लेजिस्लेशंस हैं, उसी से हम अपने वाइल्ड लाइफ को बचा पा रहे हैं। ये जो हमारे जितने भी एक्ट्स बने, जितने भी हमारे ये लेजिस्लेशंस हुए, ये सिर्फ एक दिन में, इसकी पूरी अपने आप में हिस्ट्री रही है। ये नहीं कि आज ही इसी सेंचुरी में हमने या पिछली सेंचुरी में सारे एक्ट बनाए। शुरू में भी हमारे यहाँ पर कंजर्वेशन रही है, चाहे आप एंशिएंट इंडिया देख लीजिए, चाहे मेडिवल इंडिया देखिए, चाहे मॉडर्न इंडिया देखिए। अगर हम बात करते हैं कंजर्वेशन इंडिया थ्रू एजेस, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगा किस तरीके से हमारे वाइल्ड लाइफ लॉज या कंजर्वेशन लॉज डेवलप हुए हैं। अगर फॉसिल एविडेंस देखते हैं तो फर्स्ट लैंड प्लांट इन इंडिया अपीयर्ड 450 मिलियन ईयर्स की बात है, थोड़ी बहुत पुरानी हिस्ट्री बात कर रहा हूँ। और एविडेंसेस ऑफ यूज़ ऑफ वुड फ्रॉम फॉरेस्ट, ये कहाँ का पता लगा, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी वहाँ से एविडेंस मिला कि हम जंगल से लकड़ी लाते थे। वैदिक पीरियड में भी बताया मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, वैदिक पीरियड में, जिसको हम औषधि नाम वर्ड था, उसी में था। इसी तरीके से अगर मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके टाइम में भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट का अकाउंट रहा है चंद्रगुप्त पीरियड में। अगर बात करते हैं और हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स, अर्थशास्त्र हुआ, सुक्रांति हुआ है, और अकाउंट्स ऑफ ग्रीक एम्बेसडर्स जिसका नाम था मैगास्थीन्स, उन्होंने भी हिस्टोरिकल अकाउंट्स में यहाँ पर दे रखा कि फॉरेस्ट्री की कंसेप्ट हुआ करता था। तीसरी सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी BC में अशोका, यू मस्ट नोइंग, बैटल ऑफ कलिंगा जो हुई थी, उसके बाद जो धर्मा घोषा में टर्न हो गया बेरी घोषा, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। जो फिफ्थ पिलर जो है अशोका ने, उसके बाद जो लगवाया था अशोका, इज द ओल्डेस्ट रिकॉर्ड विच वी पोजेस टुडे by which game and fishery laws were introduced in 3rd century BC. That was fifth pillar उन्होंने वो लगवाया था, यानी कि उस समय से हमने अपने गेम लॉज इंट्रोड्यूस कर दिए थे। अगर गुप्ता पीरियड की बात करते हैं तो गुप्ता पीरियड में फॉरेस्ट को क्लासीफाई कर दिया था और फॉरेस्ट ऑफिसर्स की ड्यूटी भी असाइन की हुई थी, एंड रूल्स रिगार्डिंग प्रिजर्वेशन एक्सप्लोरेशन फॉरेस्ट भी बताए हुए थे, हंटिंग और गेम लॉस भी बताए हुए थे। And there was also provision of a penalty for breach of forest law during the Gupta period. Plantation of fruit and medicinal plants उस समय गांव वाले लगाते थे। And मैं जो अशोका के बारे में बताया, he was the founder of अभयारण्य। अब आते हैं पूरे, मैं थोड़ा एंशिएंट इंडिया के बारे में बताया। अगर मुगल पीरियड की बात करते हैं तो मुगल लिटरेचर में भी अगर देखते हैं तो मेडिवल लिटरेचर बताते हैं कि मुगल्स, ग्रेट मुगल्स बोलते हैं, लाइक बाबर, हुमायूं वर ग्रेट नेचुरलिस्ट। आपने सुना कि उन्होंने कितने सुंदर गार्डन बनाए हैं आप लोग, चाहे शालीमार गार्डन, चाहे निशात गार्डन हो, उन्होंने काफ़ी इसको डेवलप किया। एंशिएंट इंडिया और मिडिल पीरियड में जो हमारे जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या नेचर कंजर्वेशन जो उस समय हुआ करता था काम, उसके बाद आता है ब्रिटिश पीरियड में मैक्सिमम फॉरेस्ट्री की जो हमारे काम हुए, जो फॉरेस्ट्री एक्सप्लॉयटेशन जो काम हुए ब्रिटिश पीरियड हुए। तो अर्लियर फॉरेस्ट्री कन्फाइंड ओनली फॉर एक्सप्लॉयटेशन विदाउट ट्री प्लांटिंग, जो पहले प्लांटिंग वाला नहीं करते, सिर्फ एक्सप्लॉयट करते थे, चाहे वो आपके रेलवे स्लीपर्स के लिए हो, चाहे बाकी आप कंस्ट्रक्शन के लिए हो या आप शिप्स के लिए हो। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ टीक एंड साल वर कट फ्रॉम आवर कंट्री।
शिप बिल्डिंग के लिए, चाहे आपके रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए। एंड फेलिंग वाज अलाउड लिबरली फॉर एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स। किसी गांव को बसाना है तो बहुत इजीली उस समय, बहुत लिबरली उस समय वहाँ पर जंगलों काट दिया करते थे। इनफैक्ट 1800 में, इंटरेस्टिंग चीज, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कमीशन इंक्वायर किया था, कमीशन बताया, अपॉइंटेड ए कमीशन। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पता करनी थी कि मालाबार फॉरेस्ट में टी की अवेलेबिलिटी के बारे में, कितना वहाँ पर सागवान है, इसके बारे में उन्होंने 1800 में एक कमीशन अपॉइंट किया था। 1806 में एक पुलिस ऑफिसर कैप्टन वाटसन वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट टू प्रोक्योर, ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोक्योर मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ टिम्बर फ्रॉम द कंट्री। That was the objective for appointing first conservator in the country. धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ, 1852 में कॉलोनी, उस टाइम द कलेक्टर हुआ करते थे, उसने निलंबुर जो केरला में है वहाँ पर फेमस टी की प्लांटेशन की, दैट फर्स्ट टी प्लांटेशन इन निलंबुर। ही वॉज फर्स्ट द देन कलेक्टर ऑफ मालाबार हु रेज्ड वर्ल्ड फेमस टीक इन निलंबुर एरिया। सिमिलरली 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने, हुआ देन गवर्नर जनरल, ही प्रोमलगेटेड अ मेमोरेंडम टू इशू एन आउटलाइन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेंसी। उन्होंने पहली बार 1855 में इसके बारे में चर्चा की थी। सिमिलरली क्लेगहॉर्न वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट कंजर्वेटर फॉर मद्रास प्रेसिडेंसी टू इंट्रोड्यूस यूकलिप्टस एंड अकेशिया नीलगिरीज। जो नीलगिरीज अकेशिया की स्पीशीज थी वो वहीं उसी समय से इंट्रोड्यूस हुई थी। तो इसी तरीके से हमारा रेगुलर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो एस्टेब्लिश हुआ 1864 में, एंड डाइट्रिक ब्रांडिस एक जर्मन फॉरेस्टर था, उसको हमारी कंट्री का पहला इंस्पेक्टर जनरल फॉरेस्ट अपॉइंट किया गया था। उसके बाद श्लिक वाज द सेकंड इंस्पेक्टर जनरल, और उनका ऑब्जेक्टिव एक ही था, मैनेजमेंट, वो एक्सप्लॉयटेशन था, और धीरे धीरे चेंज हो गया फॉर प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ टिम्बर वैरायटी। तो धीरे धीरे ये हमारे लॉस बनने लगे फॉर द बेनिफिट, एक ही था उनके लिए, एक ही ऑब्जेक्टिव था, टू प्रोक्योर मैक्सिमम टिम्बर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट फॉर प्रोक्योरिंग मैक्सिमम टिम्बर, दैट वाज द ओनली ऑब्जेक्टिव। 1865 में पहला फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इनेक्ट हुआ, एंड 1869 फॉरेस्ट वाज डिपार्टमेंट में रेगुलर कंजर्वेटर बन गए, डिप्टी कंजर्वेटर बन गए, और असिस्टेंट कंजर्वेटर बन गए। उस समय ये पोस्ट डेजिग्नेट हुई थी 1869 में। 1878 में रिवाइज्ड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया, और 1870 और 1910 के बीच में जितने भी हमारे वर्किंग प्लान्स और फॉरेस्ट सेटलमेंट्स की बात होती है, उसमें मैक्सिमम फॉरेस्ट सेटलमेंट्स हुए। आज हम जो भी ब्लॉक फाइल्स देते हैं, सेटलमेंट्स देते हैं, वो दे आर ओनली फ्रॉम दो सेटलमेंट प्लान्स। 1879 में हमारा एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट आया, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ एक्ट जो आया था, दैट वाज एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट इन 1879, एंड इन 1894 फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हमारी फॉर्मुलेटिव हुई। उसके बाद 1927 में हमारा जो एक्ट जो अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं, दैट वाज इनेक्टेड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। दिस इज अ स्टोरी ऑफ प्री इंडिपेंडेंस conservation history in our country. Now let's talk about what happened after independence. जब इंडिपेंडेंस मिली, हमारे देश को आज़ादी मिली, तो लार्ज जितने बड़े बड़े जो जंगल हुआ करते थे वो गवर्नमेंट के पास आ गए, क्योंकि प्रिंसिपल स्टेट्स मर्ज हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सारे फॉरेस्ट उनके पास हुआ करते थे। उसके बाद सिस्टमेटिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस हुआ, और साथ ही में एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्लान शुरू हुआ 1950 में, मिस्टर के मुंशी ने स्टार्ट किया था, वो था वन महोत्सवा, जो आज भी हर साल हम हर स्टेट में पूरे राष्ट्रीय स्तर पे मनाते हैं, जिसको बोलते हैं वन महोत्सवा। 1952 में हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बन गई फिर से, और 1951 में मुंबई ने पास किया वाइल्ड एनिमल्स एंड वाइल्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट, और उसी तरीके से 1952 में इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ सेटअप हुआ। हम जो बात करें नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ सेटअप, वहीं से स्टार्ट हुआ, और 1958 में वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1958।
बावजूद इसके हमारा हंटिंग वगैरह चलती रही टाइगर्स की, ठीक है। बट इट वॉज द ईयर 1969, दैट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, इट वॉज वेरी रिमार्केबल ईयर। क्यों? क्योंकि इसी दिन a great leading lady of the great nation showed a real commitment for preservation of wildlife and natural resources. In her speech, she was the then Prime Minister of India, Mrs. Indira Gandhi. उन्होंने कहा in her speech, we need foreign exchange, but not at the cost of life and liberty of beautiful inhabitants of this continent. उसी साल, उसी नेक्स्ट ईयर 1969 में IUCN की कॉन्फ्रेंस में बताया था मैडम ने, उस टाइम इंदिरा गांधी ने ये वर्ड्स बोले थे। नेक्स्ट ईयर टाइगर शूटिंग 1970 में टाइगर शूटिंग पूरी बैन कर दी गई, यानी टाइगर की पोचिंग हंटिंग करना बंद कर दिया। और 1972 में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट आया जिसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके एक साल बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च हुआ हमारे देश में, जिस प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च होने के बाद और अब तक वर्तमान तक हमारे अभी भी टाइगर पॉपुलेशन पूरी बच गई है। और आज की तौर बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट टाइगर ओनली, अंडर द अम्ब्रेला प्रोजेक्ट टाइगर, आज हमारे पास करीब 51 टाइगर रिजर्व है पूरे देश में। और 51 टाइगर रिजर्व हैं, और 51 टाइगर रिजर्व में करीब हमारे पास 3000 टाइगर की पॉपुलेशन है हमारी। Largest population of tiger, wild tiger across the world is only and only in our country, despite we are having tremendous pressure of human being on forest and wildlife. Still we have protected this very charismatic animal on earth. That's only because of Project Tiger, our local societies, local people, local communities, our media, proactive media, and very very proactive judiciary, that we are able to protect this national icon, that is a tiger. Okay, बहुत already we are having provision of wildlife preservation in Indian Forest Act, but जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें जो मिली है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, वो मिली और मिली किससे मिली है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के एक्ट के थ्रू मिली है। अगर इसकी बात करते हैं तो उसी के बाद आप यू मस्ट बी नोइंग that in 2005 when the story of total extermination of tigers, यानी पूरे के पूरे टाइगर्स सरिस्का में भी ख़त्म हो गए और पन्ना में भी ख़त्म हो गए पूरे टाइगर्स, तब टाइगर रीइंट्रोडक्शन प्लान किया था। दी देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह विजिटेड रणथंबोर। वहाँ रणथंबोर आकर उन्होंने वहाँ के एरिया देखा। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू अकम्पनी हिम इन द फॉरेस्ट। उसको जंगल में लेके गए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पूरी प्रॉब्लम्स उन्होंने समझी, देखी, और उसी के बाद जितने डेलीब्रेशन हमारे ऑफिसर्स ने किया, चाहे दिल्ली लेवल पे, चाहे स्टेट लेवल पे, चाहे NGOs ने, सब ने मिल के डेलीब्रेशन करने के बाद ही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनी। वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनी 2000 और 2006 में ही हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी अमेंड हुआ है। उसी के बाद रेगुलर टाइगर मॉनिटरिंग हुई पूरे देश में। टाइगर इंट्रोडक्शन प्लान बना सरिस्का के लिए, टाइगर इंट्रोडक्शन प्लान बना पन्ना के लिए, जिसके कारण आज वर्तमान में सरिस्का टाइगर रिजर्व में भी करीब 20 टाइगर हैं और वहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व में भी खूब टाइगर्स हैं। यानी मैनेजरल इनपुट से ही हमारे देश में फिर से दोबारा उन एरियाज़ में जहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन खत्म होगी दोबारा टाइगर पॉपुलेशन रिवाइव कर रहे हैं। ये शो करती है हमारे देश की कमिटमेंट। दिस नॉट एक डिपार्टमेंट की बात नहीं करें, वहाँ की सोसाइटी की कमिटमेंट, वहाँ की मीडिया की कमिटमेंट, और वहाँ पर जितने भी लोग कम्युनिटीज उन कमिटमेंट है कि हम किसी भी स्पीशीज को ख़त्म नहीं होने देंगे। उसी तरीके से अगर हम रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की बात करते हैं, वो भी हमारे देश में है, जिसमें हमारी कम्युनिटीज़ हैं जो ट्रेडिशनली जंगलों में रह रहे हैं, उनके राइट्स की बात करते हैं। ये एक्ट भी बड़े अच्छे तरीके से जंगल को बचाने की बात करता है और लोकल कम्युनिटीज़ को बचाने की बात भी करता है। बट अभी भी हमारे देश में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो हमेशा हमें रहेंगे। ये सबसे बड़ा इशू ये है कि जिसको बोलते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। इतनी ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन है, वाइल्ड लाइफ भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी हो रहा है। जब यहाँ पर ये चीज़ें होंगी तो नेचुरली वहाँ पर इंटरफेस बढ़ेगा।
ह्यूमन का भी और वाइल्ड लाइफ का। जब इंटरफेस बढ़ेगा तब डेफिनेटली जो तो होना ही है, इंटरफेस के बाद कन्फ्लिक्ट होगा, और कन्फ्लिक्ट में या हार ह्यूमन की होगी या हार जानवर की होगी। तो लेकिन इतिहास गवाह है यहाँ पर हार ह्यूमन की नहीं हुई है, हार हमेशा जानवर की हुई है, यानी जंगली जानवर की हुई है। तो लेकिन अगर लॉन्ग रन में देखें, अगर इसी तरीके से जंगली जानवर की या नेचर की हार होती रहेगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इंसान की हार निश्चित है। इसलिए हमें बड़े बैलेंस तरीके से, अच्छे तरीके से इस चीज़ को हमें आगे बढ़ाना है, इस कंजर्वेशन को आगे लेके जाना है। हमारे देश की कंजर्वेशन पहलू और वेस्टर्न वर्ल्ड के कंजर्वेशन पहलू बहुत डिफरेंट हैं। अगर हम विदेश की बात करते हैं तो वहाँ पर जैसी कोई पॉपुलेशन किसी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस पॉपुलेशन को कल मीन्स मार देते हैं। मेरे को एग्जांपल है, एक बार फिनलैंड जाने का मौका मिला, वहाँ पर देखा कि रेंडियर एक हिरन है, उसकी पॉपुलेशन, उनकी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ गई। जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई तो उन्होंने हंटिंग लाइसेंस सबको जारी कर दिया। हर एकदम एक ही साल में उन्होंने मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी करीब 1 लाख, उसकी पॉपुलेशन को कल कर दिया, उसको यूज़ किया। बट हमारे देश में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे जो जितने भी लॉस हैं दीज आर गाइडेड बाय सम रिलीजियस सेंटिमेंट्स आल्सो। हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। इसका रीज़न है वी डू हैव ग्रेट टॉलरेंस, हमें बहुत टॉलरेंस हमारे अंदर। हमारे मंकी बंदर हमें हमेशा परेशान करते हैं, चोरी करते, काटते हैं, लेकिन हम मंकी को नहीं मार सकते, ना उसे बंद करते, क्योंकि हम मंकी के रूप में हनुमान की हम पूजा करते हैं। हमारा कल्चर है, हम अपनी क्रॉप्स, अपने जो फसल है, जानवरों से शेयर करते हैं, चाहे ब्लैक पग के साथ, चाहे चिंकारा के साथ, चाहे ब्लू बुल के साथ हम शेयर करते हैं, ये भी खाते हैं। हम हमारे घर में नाग घुसाता है, काट भी लेता है, लेकिन कभी नाग या सांप को नहीं मारते, क्योंकि नाग पंचमी के दिन हम नाग की पूजा करते हैं। ये हमारा कल्चर है। हम एलिफेंट, कितनी प्रॉब्लम है, कई जगह एलिफेंट नुकसान करता है, घरों को तोड़ता है, फसल को नष्ट करता है, या इंसान को भी मारता है, लेकिन कभी भी सुना है कभी किसी हमारे किसी ऑफिशियल ऑर्डर में एलिफेंट को कभी नहीं मारते, क्योंकि हम बड़ी सिंपल सी बात है, लॉर्ड गणेशा की पूजा करते हैं, क्योंकि ये भी एलिफेंट का रूप है। तो इसी तरीके से ये चीज़ बढ़ती जाती है। अगर हिंदू मिथोलॉजी की बात करते हैं, पुरानी हड़प्पन सील जो मिली है, हड़प्पा में जो खुदाई मिली थी, उसमें कई जगह हमें टाइगर्स, राइनोसिरोस, एलिफेंट्स, सारी उनकी सील्स निकली थी वहाँ पर। इवन जो 4 वेदास की बात करें, जो हमारे 4 वेद हैं, उन वेदों में भी टाइगर, लायन, वाइल्ड पिग और बाकी करीब 27 ऐसे जानवर जिनके बारे में जिक्र किया हो। अगर हम प्री हिस्टोरिक केव से, वहाँ भी जानवर दिखाई देते हैं। और किसी भी महल में चले जाते हैं, अगर किसी किले में जाते हैं तो वहाँ के राजा महाराजा या हम भी माँ दुर्गा को पूजा करते हैं। हम माँ दुर्गा, हिंदू धर्म में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। वो दुर्गा किस पे बैठी है? टाइगर के ऊपर, इसलिए टाइगर को नहीं मार सकते हम। ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही है? यहाँ तक कि अगर तुंगनाथ, अगर उत्तराखंड में जाते हो, वहाँ पर केदारनाथ के रास्ते में तुंगनाथ भी आता है। तुंगनाथ में अगर ट्रैकिंग करके जाओ तो वहाँ पर एक मंदिर में, वहाँ पर एक शिला लगी हुई है, वहाँ पर मस्क डियर, कस्तूरा मृग जिसको बोलते हैं, उसकी फ़ोटो लगी हो, उसकी पूजा की जाती है। वहाँ पर लोग उसकी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि आपने रामायण में पढ़ा होगा, रामायण में जब सीता का हरण करके रावण लेके जा रहा था, उसकी रक्षा के लिए कौन आया? जटायु आया था, गिद्ध। यानी गिद्ध भी उसमें इसकी पूजा के रूप में देखा जाता है, उसको भी सम्मान के रूप में देखा जाता है। उसी तरीके से पूरा का पूरा हमारा पूरा एशियंट लिटरेचर जो है, चाहे विष्णु शर्मा का पंचतंत्र हो, चाहे हितोपदेश पंडे रामायण का हो, जातका टेल्स हो, चाहे रामायण में चाहे वो हनुमान हो, जामावंत हो, ये सारे के सारे जानवर हैं। इंटरेस्टिंगली रावण की जो सीता को जो हरण किया, वो उसी स्टोरी पे है जब रामचंद्र ने उस कृष्ण मृग को मारा था, तभी के पश्चात उसके दुख स्टार्ट हुए थे। ये सारी की सारी कहानियाँ जो हमारे रामायण में स्टार्ट होती हैं, उससे स्टार्ट होती है। एनीवे, उसके बाद में कई ऐसी चीज़ें, चाहे मत्स्यावतार हो, आपके 9 अवतार बताते हैं, 9 अवतार बताते हैं विष्णु के, चाहे मत्स्यावतार इनकारनेट फिश की बात कर रहे हैं, कर्मावतार आपका टॉर्टाइस की बात करता है, 12 अवतार हमारा सुअर की बात, वाइल्ड बोर की बात करता है, नरसिंह अवतार हाफ ह्यूमन एंड हाफ लायन इसकी बात करता है। लॉर्ड विष्णु इज बिलीव टू रेस्ट ऑन बेड फॉर्म बाय दी कॉइल्स ऑफ शेषनाग, सांप के ऊपर बैठा, और ऊपर से
वो शेषनाग का उसका सर ही उसको छाया कर रहा है, चाहे लॉर्ड शिवा इज बिग स्नेक्स, चाहे गॉडेस दुर्गा के बारे में बताया, चाहे लॉर्ड अयप्पा साउथ में अयप्पा की पूजा किया थी, वो टाइगर के बैठा हुआ है। इस तरीके से पता नहीं कितने जंगली जानवर, यहाँ तक कि तुलसी की पूजा होती है, यहाँ तक कि बर्ड की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है। हमारा धर्म पूरा का पूरा, विष्णु धर्म जो है यहाँ हिंदू धर्म पूरा का पूरा इससे जुड़ा हुआ है। किससे? वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ है या पेड़ों से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम हमारे देश में अभी भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या नेचर कंजर्वेशन या ओरन कंजर्वेशन को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं। इसलिए हमारे पूरे के पूरे कानून बने, हमें लॉस बने, और आज भी इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद, इतना कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद भी हम इनके साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना कि हमें इस तरीके से अपना मैनेज करना है, मिलके रहना है कि कोई ऐसी लेवल ना आ जाए जिसको इनटॉलरेंट किसी के लेवल में नहीं आनी चाहिए। उसी से पहले स्टेट को, NGOs को, मीडिया को इस तरीके से मिलके, हम सब जो मिलके रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं, मिलके वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को इस तरीके से मैनेज करें, कहीं भी चाहे वाइल्ड लाइफ में चाहे ह्यूमन बीइंग में कोई अनरेस्ट ना हो। इस अनरेस्ट को रोकने के लिए ये सारा के सारे पूरे लॉस इनेक्ट किए हुए हैं, इस वाइल्ड लाइफ कंजर्व करने किए हुए हैं। और इसी के साथ हम सब मिलके, तो चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे मीडिया हो, चाहे आवाम हो, अगर हम सब मिलके करेंगे, अवेयर होके करेंगे, अपने राइट्स को के साथ साथ अपनी ड्यूटीज़ को मानते हुए अगर इनको वाइल्ड लाइफ कंजर्व करते हैं, नेचर कंजर्व करेंगे, तभी हम इनके साथ सुख शांति के साथ आगे रह सकते हैं। थैंक यू।